रूस यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट और साउथ बॉर्डर पर हमला कर देता है और अगले कुछ ही दिनों में यूक्रेन के दो सबसे बड़े शहर कीव और खार्किव पर कब्जा कर लेता है। इस रसिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए आज 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और लगभग 60,000 के करीब में रशियन सैनिक मारे गए हैं। और इस वॉर का सबसे सैड पार्ट ये है कि वहाँ पर लगभग 8,000 से ज्यादा निर्दोष यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, जिनका इस वॉर में कोई गलती ही नहीं है। इस वॉर के शुरू होने के बाद से ही वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं और यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड दिया है, लेकिन अभी तक इस 1 साल के समय में किसी ने भी कोई खास कोशिश नहीं किया इस वॉर को रोकने के लिए। तो अब कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, इस वॉर से रसिया और यूक्रेन कंट्री को किस हद तक इम्पैक्ट हुआ है, ये वेस्टर्न कंट्रीज इतना ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रही इस वॉर में, और सबसे बड़ा सवाल, इस वॉर का असली विलन है कौन, पुतिन या जेलेंस्की या फिर कोई और। अगर आपने इस रसिया यूक्रेन वॉर को थोड़ा सा भी फॉलो किया होगा तो आपको पता जरूर होगा कि इस रसिया यूक्रेन वॉर में ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन का ही नुकसान हुआ है हर एक मोर्चे पर। आज के समय पर यूक्रेन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अभी तक लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जो कि यूक्रेन की टोटल पॉपुलेशन का 18% है, जिसमें से 63 लाख लोग यूरोपियन कंट्रीज में गए हैं। और जो लोग यूक्रेन नहीं छोड़ पा रहे हैं वो खुद को वॉर फील्ड से दूर रखने के लिए यूक्रेन के वेस्टर्न साइड में जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। वहीं अगर हम इकोनॉमी वाइज देखें तो यूक्रेन का बिल्कुल बुरा हाल है। 2021 में यूक्रेन की जीडीपी 3.4% थी, जो 2022 में वॉर शुरू होने के बाद -35% हो गया, जो कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर है। 2021 में यूक्रेन में पॉवर्टी रेट 18% था, जो 2022 में बढ़ के 60% हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूक्रेन में वॉर शुरू होने से पहले इन्फ्लेशन 9.3% था और वही इन्फ्लेशन वॉर शुरू होने के बाद 2022 में बढ़ के 30% हो गया। ये कितना बड़ा जंप है मैं आपको अंदाजे के लिए बता देता हूँ कि अगर इंडिया में इन्फ्लेशन 6 से 7% बढ़ जाता है तो पूरा हल्ला मच जाता है। यहाँ पर तो 30% का बात हो रहा है। यूक्रेन जो कि वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर गेहूं बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस वॉर की वजह से वहाँ पर भी इम्पैक्ट हुआ है। यूक्रेन में 2021 में 33 मिलियन टन हार्वेस्ट क्रॉप्स हुए थे, जो 2022 में घट के 20.5 मिलियन टन ही रह गया। इस 1 साल के वॉर में यूक्रेन को कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है तब से लेकर अब तक $138 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ यूक्रेन को। आज के समय पर यूक्रेन का इतना ज्यादा बुरा हाल है कि यूक्रेन की 40% पॉपुलेशन ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि लोगों के जरिए की गई हेल्प के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया का कंडीशन इतना ज्यादा खराब नहीं है जितना एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताया था। अगर आप रसिया की नजर से देखो तो ये जो वॉर है वो यूक्रेन में चल रहा है, जिससे रसिया के आम लोगों की जान के ऊपर इसका कोई खतरा नहीं है और ना ही रसिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका कोई इम्पैक्ट है। रसिया के लिए जो एक्सपर्ट्स की उम्मीद थी उसके बिल्कुल उल्टा हुआ है। यहाँ पर रसिया का सस्ता तेल आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बिक रहा है। आज भी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो रसिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदती है। और सबसे खास बात, रसिया आज अपने ऑयल एंड गैस को बेचने के लिए अपनी खुद की करेंसी रूबल में ट्रेड कर रहा है, जिससे रशियन करेंसी रूबल की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ा है। आज के समय पे 60+ कंट्रीज ऐसी हैं जो पहले रसिया से यूएस डॉलर में ट्रेड करती थी, लेकिन अब रूबल में कर रही है, जिससे यूएस डॉलर को काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है और रशियन करेंसी रूबल काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है। रूस का ग्रोथ रेट धीमा जरूर हुआ है, लेकिन यूक्रेन के कंपैरेटिवली काफी बेहतर है। 2021 में रूस का जीडीपी 4.7% था, जो 2022 में घट के -2.2% हो गया, जो कि बहुत ज्यादा खराब नहीं है जब आप इसे -35% से कंपेयर करते हो तो। और ऐसा प्रेडिक्ट भी किया गया है कि 2023 में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव में होगा 0.3% के साथ में। और अगर हम सैंक्शंस की बात करें तो रसिया इस बार इन सैंक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 2014 में जब उसने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था तब भी उसने इन सारे सैंक्शंस को फेस किया था। और अगर हम पुतिन की बात करें तो पुतिन की इमेज के ऊपर इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है, बल्कि ऐसा लगता है कि पुतिन की इंटरनेशनली इमेज काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है पहले से, और उनके कंट्री के लोगों के ऊपर भी उनकी इमेज काफी ज्यादा स्ट्रांग बनी हुई है। जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है इस वॉर में। वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए हैं रसिया को रोकने के लिए। वहीं यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलिट्री सपोर्ट जैसे बहुत सारे हेल्प किया है, और साथ ही साथ जो कंट्री रसिया के सपोर्ट में खड़े हुई है उसका भी इन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया है। और जिन देशों ने इस वॉर में न्यूट्रल रहने की कोशिश की है उसके ऊपर भी इन्होंने काफी ज्यादा प्रेशर दिया है रसिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए। अब इन सारे हेल्प से यूक्रेन को कितना ज्यादा फायदा हुआ उसका तो पता नहीं, लेकिन इसमें वेस्टर्न कंट्रीज का अपना खुद का मतलब बहुत बड़ा है। अब इन सारी चीजों को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, इस रसिया यूक्रेन वॉर का असली विलन
है कौन? तो इस सवाल के जवाब पर हम आए उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपने बहुत सारी हेडलाइन देखी होंगी कि यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज ने इतना ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हेल्प किया है, यूएस ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, मिलिट्री सपोर्ट दिया है, ये टैंक दिया है, वो फाइटर जेट दिया है, इतना ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट दिया है, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं। लेकिन इसके पीछे के डिटेल्स को आप मिस कर देते हो। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए किस लिए गए हैं? अब यहाँ से आप ध्यान से देखना, यूएस ने अभी तक सबसे ज्यादा 73 बिलियन डॉलर का मदद किया है। इस 73 बिलियन डॉलर में से 44.3 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट के लिए है और 25.1 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल एड है और ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि लोगों की भलाई के लिए सिर्फ और सिर्फ 3.7 बिलियन डॉलर दिया है। और ये सिर्फ यूएस का हाल नहीं है, आप यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को देख लो या फिर यूके को देख लो, सबका सिर्फ एक ही फंडा है, यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देकर रसिया को कमजोर करना। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि वहाँ पर एक वॉर चल रहा है तो वहाँ पर लोग मिलिट्री सपोर्ट ही तो ज्यादा देंगे। तो आप खुद सोचो कि एक ऐसी कंट्री जहाँ की 60% पॉपुलेशन पॉवर्टी रेट से नीचे आ चुका है, 40% पॉपुलेशन दूसरों के जरिए की गई हेल्प के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ पर लोगों की मदद करने के बजाय आप वहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट कर रहे हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान अपनी जनता को छोड़कर अपने आर्मी और अपने हथियारों को पावरफुल करने में लगा रहता है। एक समय दुनिया का 95% ट्रेड यूएस डॉलर में हुआ करता था, लेकिन आज के समय पे 60+ कंट्रीज रसिया से रूबल में ट्रेड कर रही है और 50+ कंट्रीज चाइना के युआन में और लगभग 28 कंट्रीज भारत के रुपये में ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं, जिससे यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में 20% का इम्पैक्ट हुआ है, जो कि यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यूएस को अब डर सताने लगा है उन कंट्रीज से जो उसके सुपर पावर होने के पोजीशन को उससे छीन सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यूएस का उन कंट्रीज के साथ बिल्कुल नहीं बनता है जो कि इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। लाइक आप चाइना को देख लो, चाइना यूएस आए दिन होता रहता है। यूएस रसिया का इतिहास तो तब से चला आ रहा है जब रसिया यूएसएसआर का हिस्सा था, जिसके लिए पूरा नेटो ही बना दिया है। आप इंडिया की ही बात कर लो, इंडिया जब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था तो इंडिया के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बनाया गया यूएस के द्वारा। इवन यूएस इसके लिए इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए भी तैयार था। कारगिल वॉर को आप याद कर लो, जहाँ पर यूएस ने इंडिया को जीपीएस देने से मना कर दिया था। यूएस का इराक के ऊपर इन्वेजन आप याद कर लो। ये सारे वो इंसिडेंट है जो यूएस ने अपने बेनिफिट को ध्यान में रखकर किया है। यूएस का शुरू से ही एक मोटिव रहा है, वो सारी कंट्रीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, और अगर कोई कंट्री ऐसा नहीं करती है तो यूएस सारी वेस्टर्न कंट्रीज को अपने साथ में लेकर उस कंट्री के ऊपर प्रेशर डालता है, उस कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब लास्ट में जो इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल था कि इस रसिया यूक्रेन वॉर में असली विलन है कौन, तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और सिंपल है। इस वॉर का असली विलन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो कि यूक्रेन के कंधे के ऊपर बंदूक रख के रसिया के ऊपर चला रहा है, जिसमें यूएस का कोई लॉस नहीं है, न जान का न माल का। वो सिर्फ यूक्रेन को अपनी ढाल बना रहा है रसिया को इकोनॉमिकली वीक करने के लिए, बिकॉज आज के समय पे इकोनॉमिकली ग्रोथ होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए, जिससे नेटो की सेना रसिया के बॉर्डर के ऊपर तैनात हो सके, ताकि यूएस जब चाहे तब वो रसिया के ऊपर प्रेशर डाल सके। बिकॉज आज के समय पे लड़ाई सामने से करना बेवकूफी है, किसी दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाओ वही समझदारी है, और यही चीज यूएस यहाँ पर कर भी रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का ही है।